हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार एसआई मेंस एग्जाम्स के लिए मैथ्स और रीजनिंग का डे 14। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों ने बाकी के पार्ट्स को जरूर देखा होगा। नहीं भी देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन को आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी वीडियो की लिंक एक साथ मिल जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो भी मैंने क्वेश्चन पिक किया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे हम लोग 20 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे और 10 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, सेम टू सेम आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है कि x के पावर a की पावर x दिया गया इक्वल टू b के बराबर है और b के पावर y बराबर c दिया गया और c के पावर z बराबर a है। तो हमसे पूछा है कि x y z का वैल्यू क्या होगा। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन हमारा यही था और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको लेंगे, ठीक है, यानी c के पावर z इक्वल टू a हम लोग ले लेते हैं। अब इसको लेने का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे c की वैल्यू दी गई है ऑलरेडी, आपके पास c की वैल्यू कितनी है, b के पावर y के बराबर। तो मैं c की वैल्यू इतना रख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए c की जगह पर हम लोग क्या रखते हैं, b के पावर y और पहले से हमारा जो कि पावर में z था इस तरह से हो जाएगा। इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, इसको मैं कहूँ कि आप इस तरह से लिख लो, b के पावर वाई जेड इक्वल टू a हो जाता है। अब वापस देखो कि b की वैल्यू आपके पास दी गई थी a के पावर x, तो हम लोग फिर से इसको लेते हैं, यानी b की जगह पे मैं इसको रख दूंगा a के पावर में x और वापस में पहले से आपका y के पावर वाई जेड था। ठीक है फ्रेंड्स, इतना करने के बाद आप इसको देखो कैसे लिख सकते हो, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो a के पावर x y z हो जाएगा और राइट साइड में आपका a था। अब देखिए मैंने आपको कई बार बताया कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड में अगर बेस सेम हो तो पावर में भी बराबर हो जाता है, यानी कहने का मतलब इसके पावर कितना था, इसके पावर एक ऑलरेडी है। तो कुल मिलाकर देखें तो फ्रेंड्स एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी होगी, एक के बराबर होगी और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि इसको कैसे हम लोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंकित मूल का 10% तथा 5% के दो क्रमवार बांटा देने के उपरांत किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य हो रहा है 171 रुपया हो रहा है। तो बताना है आपको कि इसका अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए फ्रेंड, इस टाइप के क्वेश्चंस को करना कैसे है, आप इसको दो मेथड से बना सकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट मेथड बताऊंगा कि इसको कैसे निकाल सकते हो। यहाँ पे 10% और 5% का दो क्रमिक बटा दिया गया, एक तो 10% है और एक 5% है। तो सबसे पहले हमें दो क्रमिक जो बाटा होता है उनका एक समतुल्य बाटा निकालना होता है कि क्या होगा। तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं। कैसे करते हैं, एक्स प्लस वाई जो आपका फॉर्मूला होता है समतुल्य बाटा निकालने का, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन में 100, ये फॉर्मूला होता है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो देखो 10 और 5 यानी कि 15 हो जाएगा और 10 बच्चे 50, 50/100 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 यानी कि 0.5। क्लियर। अब 15 में से 0.5 को घटाओगे तो कितना आएगा, ये 14.5, 14.5% जो कि हमारा इतना बाटा दिया जाएगा। इतना बाटा देने के बाद वो 171 रुपये में बेच रहा है। क्लियर, यानी कहने का मतलब कि 100 रुपये में से हम इतना घटा देंगे तो कितना होगा, मान के चलो कि 100% में से इतना हम लोग बाटा दे रहे हैं, तो एक्चुअली हमारा दे कितना रहे, हमें कितना बेच रहा है। तो कह सकते हैं 14 होते यानी कि 86 और यहाँ पे यानी कि 85.5 हो जाएगा। ये 85.5% का अगर हम लोग वैल्यू जो है 171 हो रहा है तो आपको निकालना है 100% यानी कि अंकित मूल्य। तो 100% पे निकाल लेते हैं, 171/855 और यहाँ पे पॉइंट्स को मैंने ऊपर भेज दिया तो यानी कि 100 और ये आपका 10 एक और पॉइंट हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब इसको हम लोग कैसे कटा लेते हैं, यहाँ से देखो ये 5 बार में कट जाएगा क्योंकि 17×5 = 85 ये आपका 5 बार में कट जाता है और 5 दूना 2 हम यहाँ से कटा लेते हैं। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 और गुने 100 कितना हो जाएगा, 200 रुपया। बिल्कुल करेक्ट आंसर यही है इस क्वेश्चन का। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गई कि मैंने हम लोग सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे दो जो परसेंट दिए गए थे, दो क्रमवार बाटा जो दिया उनको हम लोगों ने क्या किया कि एक समतुल्य बाटा निकाल लिया कि दोनों के लिए एक समतुल्य बाटा कितना होगा, तो जो कि 14.5% हो रहा है। यानी फ्रेंड्स 14.5% का वो बटा देने के बाद वो 171 रुपये में बेच रहा है, तो हम अंकित मूल्य आसानी से 100% पे निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या दिया गया है कि √3 दिया गया और यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन है और आपको बताना है कि इनमें से सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, बहुत ही इजीली हम लोग कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था इस टाइप के क्वेश्चंस, लेकिन उनमें सबसे बड़ा वाला पूछा था। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। यहाँ पे देखें अंदर में जो भी रहता है, यानी कि यहाँ पे कितना है, जब कुछ नहीं लिखा रहता है तो 2 रहता है, यहाँ पे 3 दिया गया, तो जो भी अंदर में रहता है फ्रेंड्स उसका आप एलसीएम ले लो, यानी कि 2 और यहाँ पे 3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 2 और 3 का एलसीएम आपका हो जाएगा 6। ठीक है, अब ये जो 6 आता है आप इसको कैसे करोगे, देखो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इसको, 3 दिया गया, इसको मैं बोलूँ कितना लिख सकते हो, 1/2 यानी कि
इसका मतलब तो ये होता है कि पावर में 1/2। अब आप गुना कर दो 6 से, जितना भी आप एलसीएम ले तो उस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो पावर में। तो अभी देखो कटाओगे 2 3 6 कट जाएगा, यानी 2 3 6 कटेगा, 3 के पावर 3 यानी कि 27 के बराबर होता है। इसकी वैल्यू हम कह सकते हैं जो भी आ रहा है हमारा 27 आ रहा है, तो यहाँ पे लिखते हैं। सेकंड देखिए क्या दिया गया, सेकंड में अंडर ये है आपका 2, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 2 के होल पावर में 1/3 दिया गया। इसका मतलब क्या है कि 2 के पावर 1/3 हम लोग को लिखा और 6 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 6 हमारा एलसीएम था। इसको कटाओगे तो क्या आएगा, 2 के पावर 2 यानी कि 4 के बराबर हो जाता है। सेम टू सेम हम लोग थर्ड में देखिए, थर्ड में तो कुछ करना नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 दिया गया, 2 के पावर तो कुछ दिया नहीं था, तो हम लोग इसको करते क्या है, 2 के पावर जस्ट आप 6 लिखो, ठीक है। 2 के पावर 6 का मतलब क्या हुआ, 2 के पावर 5 32 और 2 के पावर 6 64, यानी कि 64 के बराबर है। अगला देखिए क्या दिया गया, यहाँ पे यानी कि 4 के पावर 1/3, तो 4 के पावर 1 हम लोग 3 लिखेंगे और यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई, तो इसको कटाओगे तो कितना होगा, 3 दूना 6 यानी कि 4 के पावर 2, कितना हो जाएगा 16। अब आप बताओ फ्रेंड्स इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, ये 27 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, ये 64 और ये 16, सबसे छोटा किसका वैल्यू है, सबसे छोटा तो वैल्यू इसी का है ना। यानी कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जो सबसे छोटा है वो ये हो रहा है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, यानी कि 2 के पावर में 1/3 जो है वो सबसे छोटा होगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सबसे छोटा। क्लियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको एलसीएम लेना होता है जो भी अंदर में रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या दिया गया कि a² + b² + 1/a² + 1/b² का वैल्यू जो दिया गया वो 4 के बराबर है, और आपसे पूछा गया है कि a² + b² का वैल्यू क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को बस आप एक बार ध्यान से देखो कि ये सीरीज में क्या किया गया है। अगर हम लोग a और b का क्या ऐसा वैल्यू पुट करें कि हमारा 4 के बराबर आ जाता है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप a को 1 रख लो और b को भी 1 रख लो, तो क्या कोई दिक्कत होगा, देखो 1 रखते हो, या 1 का स्क्वायर 1, यहाँ फिर 1 का 1 यानी कि 1 1 और 1/1 तो 1 ही होगा, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर 1, यानी कि 1 2 3 4 बिल्कुल करेक्ट हो जा रहा है, फॉलो कर रहा है। तो इस टाइप से भी यहाँ पे भी वही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे या फिर इसका करो 1 + 1 यानी कि 2 के बराबर हो जाता है। यही तो इसका राइट आंसर है। आपको इसको तोड़ने का मतलब नहीं बनता, आप इसको चाहो तो एलसीएम लेकर भी तोड़ सकते हो, यानी कि सबका एलसीएम a² × b² होगा, फिर उसका करोगे, थोड़ा सा लेंदी बनेगा। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इसको ईजिली कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ने पर 121 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाला क्षेत्र घेरा जाता है। यदि उसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। काफी अच्छा प्रश्न है। इस टाइप के क्वेश्चंस को देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि किसी तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ने पर उसका क्षेत्रफल जो हो रहा है वो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी फ्रेंड्स ये वर्ग का क्षेत्रफल है, यानी कहने का मतलब कि अगर इसका भुजा हम लोग निकालेंगे तो साइड हमारा कितना निकलेगा, 11 निकल जाएगा बहुत ईजिली। अब आप कह सकते हो कि जो ये बनाया गया है किसके वर्ग के रूप में मोड़ा गया था, तो इसका जो साइड था वो 11 था, तो पेरीमीटर टोटल कितना होगा, क्योंकि तार की लंबाई हमें निकालेंगे तभी तो हम लोग मोड़ पाएंगे, पता चलेगा कि वो तार कितने लंबा था। तो जब इसकी एक साइड 11 है तो इसका भुजा यानी कि टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, पेरीमीटर निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि 1 2 3 4 यानी कि 44 सेंटीमीटर हो जाता है। कहने का मतलब फ्रेंड्स ये हुआ कि तार की जो लंबाई है वो 44 सेंटीमीटर है। तार की अगर मैं लंबाई लिखूँ तो 44 सेंटीमीटर हमारा तार की लंबाई हो जाता है, और इसी लंबाई को वापस क्या किया जाता है कि एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है। तो वृत्त के रूप में अगर मोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, अब ये तो परिधि इसका हो जाएगा, वृत्त की परिधि। अब परिधि जब निकलेगा तो अगर आर निकालोगे तो ही तो आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², और हमें आर पता होना चाहिए। अब आर कैसे निकालेंगे, हमें इसका परिधि पता है, तो जब परिधि पता है तो परिधि से हम लोग आर निकाल सकते हैं बिल्कुल इसलिए, क्योंकि आपका परिधि इक्वल टू क्या होता है 2πr। ठीक है, यानी फ्रेंड्स 44 और 2 का जगह पे 22/7 और आर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखो 22 दूने 44 से ये कट गया, यानी फ्रेंड्स आर की वैल्यू आपके कितना निकल गया 7 के बराबर। बिल्कुल इजीली आपने आर की वैल्यू निकाल ली। जब आर की वैल्यू आप निकाल लिए तो अब यहाँ से आप बताओ कि कोई दिक्कत है, क्योंकि आर की से वैल्यू होगी तो आपका क्षेत्रफल 154 होता है, 7 × 7। अब यहाँ से 7 7 कट गया, यानी कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से आपने समझ लिया होगा। सबसे पहले करना क्या होता है कि जो भी आपका आकृति पहले से जाएगा उसका क्षेत्रफल से आप उसका पेरीमीटर निकालो, ताकि उसका पता चले कि हमारे पास उसकी लंबाई कितनी है। अब लंबाई जब पता चल जाएगा तो आप दूसरे जो आकृति में उसको ढालना है, उस आकृति से उसका रेडियस हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछ जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी वार्षिक प्रतिशत दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, तो उसी दर से कितने वर्ष में वह स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। इस क्वेश्चन को मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में अच्छे से कंप्लीट कराया था और आपको बताया भी था कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना होता है। तो चलिए एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ कि कैसे इसको करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको शॉर्ट में 4 वर्ष, ठीक है। 4 वर्ष में वो क्या होता है कि दोगुनी हो जाती है। यहाँ पे आप इस तरह से लिख लो 4 वर्ष में दोगुनी, यानी कह रहा है कि कितने वर्षों में, एन वर्षों में वो 16 गुनी हो जाएगी, ठीक है। एन वर्षों में 16 गुनी, तो 16 गुनी को हम लोग 2 के फॉर्म में तोड़ते हैं। हमेशा मैंने आपको बताया था कि 2 के फॉर्म में तोड़ो तो कितना टूटेगा, 2 के पावर 4 लिख सकते हो 16 का। अब यहाँ पे क्या करना है कि इसके वर्ष से और इसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 4 गुने 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। 4 चौका 16 वर्ष में ये अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई तो मैं आपको एक तरीका और समझाता हूँ, आप उस तरह से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए कहने का मतलब क्या हुआ, 4 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, ठीक है। अगले 4 वर्ष में कितना होगा, वो 4 गुना हो जाएगा अगले वर्ष में, यानी अगले 4 वर्ष में वो 4 गुना और 2 गुना और बढ़ जाएगा। अगले 4 वर्ष में क्या होगा, ये 8 गुना हो जाएगा, 2 गुना इसका हो जाएगा। और अगले 4 वर्ष में फिर से देखो 16 गुना हो जा रहा है कि नहीं। तो कुल मिलाकर देखो 16 वर्ष आ रहा है कि नहीं, 1 2 3 4, 4 चौका 16 वर्ष, 16 वर्ष में ये 16 गुना कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। तो हम लोगों ने इसी तरह से भी तो निकाला, चाहो आप इस तरह से निकालो या फिर इस तरह से निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे। आप इस तरह से इसको निकाल सकते हो चक्रवृद्धि ब्याज जब भी बोलेगा। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली जो भुजा है वो 5 और 12 है के अनुपात में। तो फ्रेंड्स यहाँ अगर आप यहाँ पे अच्छे से इसको देखें तो ध्यान में आपको पता होगा कि समकोण त्रिभुज का जो ट्रिपलेट होता है वो कितना होता है, 5 12 और 13। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये समकोण बना रहा है भुजा वो कौन सा होगा, या तो ये 5 है, ये 12 है, और ये आपका जो भी नहीं पता वो हमें पता नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। आपको 13 होगा वो तो क्लियर है, ठीक है। यानी आपके पास जो दिया गया वो 5 और 12 इस फॉर्म में दिया गया। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू वो कितना है, क्योंकि ये रेशियो में दिया गया, हमें ये चीज़ तो पता नहीं है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे क्षेत्रफल आपके पास दिया गया, क्षेत्रफल बराबर मानते हैं त्रिभुज का 1/2 और बेस गुने हाइट, यानी कि 5x और इंटू 12x कर लेते हैं, क्योंकि ये रेशियो में दिया गया, ठीक है। 5x और 12x। यहाँ पे क्षेत्रफल कितना दिया गया था फ्रेंड्स, क्षेत्रफल आपके पास दिया गया 270। तो मैं आपका 270 यहाँ पे राइट साइड में लिख रहा हूँ क्षेत्रफल के बराबर में। अब यहाँ से देखो ये 6 बार मैंने इसको कटा दिया, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, 6 5 30, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 270 के बराबर है। तो यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 है। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो 3 निकल जाएगा, रूट में अगर उधर भेज के x की वैल्यू 3 निकल गया। जब x की वैल्यू 3 निकल गया तो आप यहाँ बताओ कि जब इनका रेशियो जो बन रहा था वो किस तरह से बनेगा। अब आपके पास पता है फ्रेंड्स कि ये 3 आपका ट्रिपलेट होता है, तो आपको इन सब की वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। आप भी देखो इस तरह से आप करोगे, 5 3 15 करोगे और 12 3 36 करोगे। 36 करने के बाद फिर आप इसका कर्ण निकालोगे, यही तो पूछ रहा है इसका, जो कि कर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो कर्ण की लंबाई निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो कि कर्ण की लंबाई आप दोनों को ऐड स्क्वायर करके ऐड करोगे। मैं वो सब नहीं करूँगा, सिंपली आप कर सकते हो। यहाँ पे देखो 5 12 13 का फॉर्म में होता है, ये तो आपका फॉर्म में होता है, आपको पता है। तो फॉर्म में जब होता है तो सबके रेशियो में आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 13 3 कितना होता है 39। यानी फ्रेंड्स इस जो कर्ण की वैल्यू होगी वो 39 के बराबर होगा, और ये आपका जो है 15 के बराबर है, और ये आपका 36 के बराबर है। आप इस तीनों को करके देखोगे तो आपका, यानी कि इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो इसके स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, बस आप इस रेशियो को याद रखो, क्योंकि ट्रिपलेट जो होता है वो 5 12 13 के फॉर्म में ही होता है। जिस तरह से 3 4 5 के फॉर्म में होता है उसी तरह से ये होता है, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी कक्षा में 72% विद्यार्थी ने जीव विज्ञान लिया। तो चलिए यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं 72%, जो कि वो जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी वाले हैं। आगे क्या कह रहा है कि 44% ने गणित लिया, यानी कि 44% जो है उन्होंने गणित लिया है। तो यहाँ पे मैं मैथ्स लिख रहा हूँ, चलो मैथ्स लिख लें, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया है, तथा 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषयों में से लिया है। तो सबसे पहले पता करना होगा कि दोनों विषयों में कितने विद्यार्थियों ने लिया है। तो टोटल ये कितना हो जाएगा, 6 और 11, यानी कि 116%। तो देखें कि 16% यानी कि 100 में से 116, यानी कि 100 से कितना ज़्यादा, 16%। तो 16% जो विद्यार्थी है वो 40 के बराबर हो, क्योंकि 40 दोनों आपका विद्यार्थी ने लिया है। तो 40% यानी कि 16 के बराबर जब 40 हो रहा है तो आपके पूछ रहे हैं कि 100% की वैल्यू क्या होगी, टोटल विद्यार्थी कितने हैं। तो 100% आप इस तरह से निकाल सकते हो, 40/16 गुने 100, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से देखो कैसे निकालेंगे, 4 चौका 16, 25 चौका 100, यानी कि 4 दाम में 100, 4 दाम में 40,
यानी कि 25 दाव में हो जाएगा आपका 250। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कुल विद्यार्थी कितने थे? 250 विद्यार्थी थे। और इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जो 1 के बराबर है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू 1/3 है। तो आपसे पूछा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी की रेशियो में क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको बस वैल्यू पुट करके चेक करना होता है कि हम वो कौन सा एग्जैक्ट वैल्यू रखें तो हमारा ये 1 के बराबर हो जाए, 1/3 हो जाए। तो मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकते हो कि ए बी और सी इन तीनों की वैल्यू आप 1/3 रख सकते हो। 1/3 रखने का मतलब क्या होगा, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, जब हम तीनों का वैल्यू 1/3 रखेंगे तो आप इन तीनों को ऐड करोगे तो देखिए 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 यानी कि 3/3 1 के बराबर आ जाएगा। ये तो करेक्ट हो जा रहा है। इसको भी आप करके देख सकते हो। जब 1/3 करोगे तो 1/9 यहाँ पे आएगा, 1/9 और 1/9, 1/9 यानी कि 3/9 और कहने का मतलब कि यहाँ 1/3। देखिए फ्रेंड्स, ये भी आपका करेक्ट आ जाता है। ठीक है, यानी कि हमारा जो वैल्यू होगा वो बिल्कुल करेक्ट है। 1/3 हम लोग रखते हैं तो तीनों का वैल्यू। अब आपका रेशियो निकालना है तो आप रेशियो निकाल सकते हो 1/3, 1/3 और 1/3। तो तीनों कैल्सियम लोगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ 1:1:1। यही आपका एग्जैक्ट रेशियो बन जाएगा, 1:1:1 का। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज दिया गया जिसकी भुजा जो है वो कितना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि समबाहु त्रिभुज की जो भुजा दी गई है यानी साइड इसका दिया गया 6√3। ठीक है, और आपसे ये पूछा गया है कि परिवृत्त की त्रिज्या निकालिए। तो देखिए फ्रेंड्स, परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, यानी कि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज ये हो क्या, इसकी जो बाहर की तरफ से सभी शीर्ष को जोड़ते हुए एक वृत्त बनेगा, उसी को कहते हैं परिवृत्त। परिवृत्त यानी कि बाहर की तरफ, और एक होता है अंतर्वृत्त। अंतर्वृत्त यानी कि इसके अंदर जो बनता है उसको अंतर्वृत्त कहते हैं। इसी की त्रिज्या पूछ जा रही है, मानी कि आर हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अच्छे से आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जो फ्रेंड्स दिया गया, ये साइड दिया गया 6√3 और आपको निकालना है परिवृत्त की त्रिज्या। तो परिवृत्त की त्रिज्या होता क्या, मैंने आपको कई बार बताया, परिवृत्त की त्रिज्या, आप इस चीज़ को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए, परिवृत्त की त्रिज्या होता है a/√, आपका 3, बिल्कुल करेक्ट होगा, a/√3। ठीक है फ्रेंड्स, और अंतर्वृत्त की भी त्रिज्या मैं लिख देता हूँ। चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। a की वैल्यू कितनी है 6√3 और आपका नीचे √3, आप इसको कटा सकते हो, इस राइट आंसर आ जाएगा 6। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि परिवृत्त की जो त्रिज्या बनेगी, इसकी त्रिज्या r की वैल्यू 6 के बराबर होगा। अगर क्वेश्चन कभी कभी पूछा था अंतर्वृत्त की त्रिज्या बता दीजिए, तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या आप इस तरह से निकाल सकते हो, अंतर्वृत्त की त्रिज्या। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आप याद रखेंगे, अच्छा प्रश्न बनता है। अंतर्वृत्त की त्रिज्या सेम टू सेम यही होता है, लेकिन यहाँ पे 2√3 होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि a/√3 तो यहाँ पे a/2√3। तो इस दोनों फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद रखेंगे, कैसे बनाते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, सारे फॉर्मूले को ही आप याद रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स रीजनिंग के क्वेश्चन की। तो चलिए रीजनिंग की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका रीजनिंग का यही दिया गया कि सबसे पहले आपको मिसिंग नंबर निकालना है। तो सबसे पहले पैटर्न को समझते हैं कि पैटर्न क्या किया गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को रोक करके खुद से ट्राई करने की कोशिश किए होंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे किया गया। यहाँ पे देखिए 37 लिखा गया, तो 7 छक्के 42, 42 में से अगर हम 5 घटा दें तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको आप माइनस कर लो। सेम टू सेम यहाँ पे देखिए 6 25 30, 30 में से आप 7 घटा ले तो कितना हो जाएगा 23, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 5 का 20, 20 में से आप 6 घटा लो, तो 20 में से 6 घटाएंगे तो बिल्कुल कितना आ जाएगा 14, हमारा राइट आंसर होगा। 20 में से 6 घटा देंगे 14 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मिसिंग नंबर 14 के बराबर हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं, चलना स्टार्ट कराते हैं। देखिए दक्षिण दिशा में चलना स्टार्ट करती है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। दक्षिण दिशा में इस तरह से नीचे चलना स्टार्ट करेगी, क्योंकि डायरेक्शन उम्मीद करता हूँ कि अब तक आपको पता होगा। दक्षिण दिशा में चलना शुरू की और 15 मीटर चलने के बाद, यानी कि स्टार्टिंग यहाँ से की थी और यहाँ चलने के बाद 15 मीटर चली। 15 मीटर चलने के बाद वह 2 बार अपने बाईं ओर घूमती है, यानी कि इस तरफ से चल रही है तो उसका लेफ्ट हैंड इधर होगा, राइट हैंड इधर होगा। तो लेफ्ट हैंड में 2 तरफ मुड़ती है, एक बार इधर से मुड़ी और फिर से एक बार इधर से मुड़ी। आगे देखिए यहाँ पर गई और फिर से लेफ्ट साइड इधर से मुड़ गई, यहाँ पे पहुँची। क्या यहाँ बोला क्या है, 2 बार घूमी और दोनों बार 15-15 मीटर चली, यानी कि ये भी 15 मीटर है और ये भी 15 मीटर के बराबर चली है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है कि अब अपने प्रस्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है।
तो देखिए प्रस्थान तो यहाँ से की थी और यहाँ पे अब ये किस दिशा में ये हमें निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स कह सकते हैं हम कि यहाँ पे कि यहाँ से स्टार्ट की तो ये इस यहाँ से लेकर यहाँ तो 15 किलोमीटर होगा, क्योंकि ये जो डायरेक्शन होगा यही सेम टू सेम यहाँ पर भी किलोमीटर होगा, तो 15 किलोमीटर क्लियर है। अब ये दिशा कौन सा है, तो यहाँ से लेकर के आप राइट देखो, यानी कि अब मैप में देखोगे तो ये कौन सा दिशा पड़ता है, इधर में आपका इधर आपका ईस्ट होता है, ठीक है, इधर ईस्ट, ऊपर में नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर वेस्ट। तो कह सकते हैं कि ये पूरब में, तो ये आपका पूरब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ईस्ट में, ठीक है फ्रेंड्स। तो 15 किलोमीटर पूरब दिशा में ये अपने प्रस्थान के जो कि स्थान से, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। देखिए फ्रेंड्स अगला जो फिगर दिया गया इस टाइप का फिगर है और आपको बताना है, ये है थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट मैंने किया है, देखिए मिस्टेक ये है कि यहाँ पे ये है, ठीक है, इस तरह से किया गया। तो आपको बताना है कि इसमें कुल कितने फिगर हैं जो कि त्रिभुज है, ठीक है, यानी कि आपके पास बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज होते हैं। तो चलिए थोड़ा सा ट्राई करते हैं, इसको गिनने की कोशिश करते हैं कि कितना हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे 3 हो गया, ये 3, ये 3, ये 3 और ये 3, ठीक है, क्योंकि छोटा एक बड़ा एक छोटा यानी कि एक बड़ा वाला 3 3 बन रहा है, तो 3 3 यहाँ पे हो गया। अब यहाँ देखो ये भी आपका 3 बन जाएगा, एक छोटा वाला, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला, ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग 3 लिखते हैं, यहाँ पर भी 3 लिखते हैं। हुआ कितना टोटल, 3 3 6 3 9 3 12 12 3 15 3 18, 18 त्रिभुज बन रहे हैं और इससे ज़्यादा आप आपके नहीं बना सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, 18 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप इससे ज़्यादा गिन सकते हो तो बहुत अच्छी बात, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन 18 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपके सामने एक फिगर बनाया गया और आपको बताना है कि शाकभक्षी बाघ और पशु के मध्य जो संबंध है वो कौन सा एग्जैक्टली संबंध सही है। तो देखिए जो पशु में दोनों आ जाएंगे, पशु तो सबसे पहले हम इस समझ सकते हैं कि पशु में जो दोनों आ जाएंगे, ये पशु हमारा हो जाता है। पशु में 2 कैटेगरी यहाँ पे दिया गया, एक तो शाकभक्षी और एक बाघ। तो शाकभक्षी तो अलग चीज़ हो गया, क्योंकि वो मांसाहारी नहीं है, वो शाकभक्षी है, ठीक है, और यहाँ पे आपका जो है वो एक बाघ है, तो दोनों अलग अलग होंगे लेकिन पशु में दोनों आते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन आपका राइट आंसर ये हो जाएगा सी, ठीक है फ्रेंड्स, सी बिल्कुल फिगर करेक्ट बनेगा। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या एक सीरीज दिया गया और इस सीरीज में आपको बताना है कि मिसिंग नंबर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कि इस मिसिंग नंबर में कैसे हम लोग को फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले पैटर्न को समझते हैं। तो 7 और 12 यानी कि 7 दूना 14 और -2 किया गया। कह सकते हैं फ्रेंड्स 2 से गुना करके -2 कर लो और यहाँ पे वापस देखते हैं 12 दूना 24 में से 2, बिल्कुल करेक्ट पैटर्न यही बैठेगा। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट आते हैं, देखो 82 दूना कितना होता है 84, 84 में से 2 किया गया, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 82 गुने 2 यानी फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 4 और 16 और माइनस में 2 कर देंगे तो आपका 162 जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो भी आपका दिया गया 162 बिल्कुल करेक्ट होता है। ठीक है आगे देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया कि फादर के लिए इस टाइप का कोड दिया गया, तो हमें बताना है कि शिप के लिए क्या कोड दिया गया। तो सबसे पहले इस पैटर्न को समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या किया गया। तो एफ के यानी कि एक बढ़ाए गए एक प्लस किया गया, एफ जी एच होता है ए बी सी होता है, तो सेम टू सेम यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे। एस के बाद क्या आता है फ्रेंड्स एस टी यू यानी कि एक छोड़ के यू लिखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या फ्रेंड देखिए फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं, एच के बाद क्या आता है एच आई जे यानी कि एक बात करना है एच आई जे, हम यहाँ पे जे लिखेंगे। ठीक है आई के बाद क्या आता है आई जे के यानी जे छोड़कर के लिखना होगा के, और पी क्यू आर यानी क्यू छोड़कर आर लिखेंगे, यही हमारा राइट आंसर बनेगा यू जे के आर। ठीक है यू जे के आर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या सीरीज दिया गया, एक टाइप का यहाँ पे कोडिंग किया गया। यहाँ पे 1 + 4 = 9 लिखा गया, 2 + 8 18, तो हमसे पूछा कि 7 + 8 का इक्वल क्या होगा। तो देखिए मैं अगर बोलूँ कि 4 दूना 8 और 1 9 हो जाता है, 8 दूना 16 और 2 जोड़ देंगे यानी इसका 2 गुना करके इसमें 3 जोड़ देंगे। ठीक है यानी कि 6 दूना 12 3 15, तो 8 दूना 16 और 16 7 कितना होता है 23, बिल्कुल करेक्ट हमारा आंसर होगा क्या 23 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए एक रिलेशन दिया गया कि अपने से आगे बैठी हुई महिला की ओर देखते हुए अमित कहता है। तो चलिए एक अमित हो गया और एक महिला यहाँ पे इसके सामने जस्ट बैठी है। ठीक एक महिला बैठी है, क्या कह रहा है कि अमित ने कहा वह मेरी पत्नी के पति, यानी फ्रेंड्स कहने का मतलब क्या है कि वह मेरी पत्नी। अमित कह रहा है कि ये जो महिला है वह मेरे पत्नी, तो सबसे पहले एक वाइफ बना लेते हैं। ठीक है एक वाइफ है, ये कह रहा है कि ये मेरी पत्नी, देखिए ध्यान से सुनिएगा, वह मेरी पत्नी के पति, यानी फ्रेंड्स पत्नी का पति तो खुद के बारे में बोल रहा है, पत्नी का पति यानी कि ये खुद अमित ही है, अमित की बहन है। कौन, ये जो महिला है वो अमित की बहन है यहाँ पे बोल रहा है। देखिए ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है कि महिला की ओर इशारा करते हुए देखते हुए कहता है कि वह मेरी पत्नी
वह मेरी पत्नी के पति, पत्नी का पति यार खुद ही तो हुआ, खुद उस महिला से क्या संबंध आपको बताना है। पत्नी की पति की बहन है तो ये बहन है, तो इसकी बहन है तो जस्ट इस महिला से आपका संबंध क्या होगा, बहन होगा। ठीक है, कुछ करना ही नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया था। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया कि 123 को 14 लिखा गया, 323 को 23 लिखा गया, तो आपको बताना है कि 624 को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले इस पैटर्न को समझ लेते हैं कि इस पैटर्न में क्या किया गया। देखिए अगर मैं बोलूँ कि आप इसको स्क्वायर कर करके जोड़ लो, यानी कि 3 का स्क्वायर, जैसे कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करके देखते हैं, 9 और ये 4 और 1, 9 4 13 और 1 14, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो सेम टू सेम इसी तरह से ये सारे पैटर्न को फॉलो किया गया। तो हम इसको डायरेक्ट करेंगे क्या, देखो 6 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे और 4 का स्क्वायर करेंगे, तो 36 प्लस 4 प्लस में आपका 16, यानी कि 40 और प्लस 16 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 56, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे दिया है कि PQRS कैरम खेल रहे हैं। तो सबसे पहले कैरम खेलने का जो पोजीशन होता है, हम लोग पोजीशन को समझ लेते हैं। तो पोजीशन इस टाइप का होता है, इस तरह से बैठे होते हैं लोग, चार तरफ से बैठे हैं। PQRS कैरम खेल रहे हैं। PR और S, देखिए यहाँ पे समझिएगा, PR और RS जो है, सॉरी PR और SQ साझेदार है, यानी फ्रेंड्स वो एक टीम में है। PR एक टीम में है और SQ साझेदार एक ही टीम में है। तो आगे क्या बोल रहा है कि S आर के दाईं ओर बैठा है, जो एस है वो आर के दाईं ओर बैठा है, जो कि पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है। यहाँ पे जो पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है, इस चीज़ को आप समझेंगे, एस आर के दाईं ओर बैठा है। ये तो क्लियर है कि एस जो है वो आर के राइट साइड में बैठा है, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए कि तो आर कहाँ पे बैठा है, जो कि पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है। तो पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है, यानी कि पश्चिम किधर होगा, इधर होगा, यानी फ्रेंड्स आर इधर बैठा है तभी तो उसका मुख पश्चिम की तरफ होगा। तो आर यहाँ जब बैठा है तो यहाँ पे क्या बोला कि एस जो है वो आर के राइट साइड में बैठा था, तो फिक्स है कि एस यहाँ पर बैठा होगा। ये एक चीज़ तो क्लियर हो, क्योंकि राइट हैंड इसका इधर होगा। ठीक है, यानी कि आर का राइट हैंड इधर होगा, यहाँ पर बैठा है। अब आगे आपसे देखिए क्या पूछा है कि, तो ये बोल रहा है कि क्यू किस दिशा में बैठा है। अब आपके पास सबसे पहला जो कंडीशन दिया गया था PR और SQ, तो PR एक तरफ थे, तो PR यानी कि P यहाँ पे है, और SQ जो एक साझेदार यानी कि टीम में, आमने सामने ही तो बैठने वाला टीम में होता है, तो ये दोनों टीम में। अब क्वेश्चन पे आपसे पूछा ये गया कि Q किस दिशा की तरफ मुख करके बैठा है। तो Q यहाँ बैठा है, इसकी मुख इधर होगा, यानी कि इस टाइप से, तो नॉर्थ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर की तरफ मुख करके बैठा हुआ है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूंगा कि आप ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे समझ में गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब आपकी स्क्रीन पे एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप नीचे कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।